हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। सब बढ़िया, एकदम बढ़िया ही होना चाहिए बेटा। तो लेकर आए हैं जेई के लिए एक क्रैश कोर्स। बेटा जेई मेंस में अगर आपके अच्छे परसेंटाइल फिक्स हो जाते हैं ना, तो एक टेंशन जो होती है माइंड में सिलेक्शन को लेकर, वो बहुत फ्री हो जाती है। फिर हम एडवांस में अच्छा फोड़ने की कोशिश करते हैं, हम मेंस की टेंशन नहीं लेते। लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या है जेई का? जेई मेंस। अगर आप जेई मेंस में अच्छे मार्क्स सिक्योर करते हैं तभी आप अपनी जर्नी एडवांस की बहुत अच्छी इंजॉय कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। और जेई मेंस में मैं आपको कहता हूं, जेई के बच्चों के लिए ये जो लास्ट के 3 मंथ्स हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में बचे हैं सिर्फ 3 मंथ्स। आप इन 3 महीने को बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करो। आप इसे रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू भी लेकर चलो और आप इसे सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू भी लेकर चलो। संकल्प भारत जेई जो आपके लिए एक कोर्स लेकर आया है, क्रैश कोर्स, ये बेटा बहुत प्लानिंग के साथ बनाया गया है। ये एक ऐसी प्लानिंग है जो आपके 3 मंथ्स में पूरे सिलेबस को, फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले पूरे सिलेबस को कंप्लीट करा देगी। आपका रिवीजन एक अच्छे पॉइंट पे जाएगा, सिलेक्शन आपका फिक्स हो जाएगा। पक्की बात है, ये सिलेक्शन आपका फिक्स हो जाएगा। और एक बार जेई मेंस में सिलेक्शन, फिर एडवांस के भी लिए हम जरूर आपके लिए बहुत बेस्ट चीज लेकर आएंगे। तो सामने एक लिंक आ रहा है, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है वो जल्दी से जाके इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें और 3 मंथ्स की जर्नी हमारे साथ लगकर काम करें। कोई छुट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मत बनाओ, कोई त्योहार अभी अपने लिए नहीं है भाई। अपने लिए त्योहार तब आएगा जब हम सेलेक्ट हो जाएंगे। ये सब कुछ छोड़ दो, अभी कुछ दिनों के लिए एकदम संन्यास ले लो हर चीज के लिए। बस एक ही चीज, पढ़ाई, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। मस्त होकर पढ़ाई करो। तो मैं सुभाष यादव आप सभी का संकल्प भारत जेई में बहुत ही ढेरों शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत करता हूं। बेटा जेई में एक सबसे अच्छी चीज है कि कौन सा सब्जेक्ट एक अच्छा मार्क्स आपको दिला सकता है। तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मार्क्स मतलब बहुत बढ़िया, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर करा सकता है। तो इसीलिए मैं लेकर आया हूं एक डेमो लेक्चर केमिस्ट्री के ऊपर। मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म का टॉपिक। आइसोमेरिज्म बहुत ज्यादा यूज आता है बेटा, बहुत ज्यादा यूज आता है। और इस डेमो लेक्चर में मैं बहुत बेसिक से पढ़ाने वाला हूं। अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा, जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा आइसोमेरिज्म, तो भी आप इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इतने बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। और क्रैश कोर्स में भी हम कोई बहुत भगा के नहीं चलने वाले। हां, हमारी प्लानिंग एक अच्छी होगी, हमारी प्लानिंग एकदम फिक्स होगी, लेकिन हम आपको हर एक चीज क्लियर करते हुए ही चलने वाले हैं। तो आज का बेस्ट टॉपिक शुरू होने वाला है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म में आपने बेसिक चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं आज के टुडेज गोल में हम देखेंगे। आइसोमेरिज्म में बेसिक पार्ट आएगा इंट्रोडक्शन का, कि भैया आइसोमेरिज्म पहचानते कैसे हो, आइसोमर्स होते क्या हैं, कैसे पहचानोगे कि आइसोमर्स हैं या नहीं है, ये पार्ट सीखने वाले हैं। फिर उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम ये देखेंगे कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये हमें आने वाले टाइम में भी बहुत ज्यादा यूज आने वाला है, बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को पूरी तरीके से, चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेस पे हो, चाहे वो स्ट्रक्चर बेस पे हो, चाहे उसकी बेसिक डेफिनेशन हो, ये सारी बात हम यहां देखेंगे। एंड द थर्ड वन इज पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन। हम देखेंगे कि हम एल्केन के स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक से पार्ट है। फिर जब हम मेन लेक्चर में आएंगे ना, तो पूरा खुल के बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक पार्ट से। बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं मैं। टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म। बेटा आइसोमेरिज्म, मैं कहता हूं कि किसी टॉपिक को अगर नहीं भूलना चाहते हो तो सिर्फ उसका एक ही तरीका है, सिर्फ उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि आप उसका मतलब समझो कि एक्चुअल में ये टॉपिक का मतलब क्या है। अगर ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ते हो ना, तो इसके नाम में इसका पूरा मतलब छुपा हुआ है, पूरी डेफिनेशन इसके नाम में छुपी हुई है। क्या डेफिनेशन है जो ध्यान से देखेंगे। आइसो का मतलब क्या होता है बेटा? आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। मर एक यूनिट को डिफाइन करता है। मर मतलब होता है यूनिट। अब यहां पर मैं किस यूनिट की बात कर रहा हूं, किस सेम यूनिट की बात कर रहा हूं? तो बेटा यहां पर मैं इस सेम यूनिट की बात कर रहा हूं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
कहने का क्या मतलब है सर? कहने का क्या मतलब है? कहने का एक सिंपल सा मतलब है कि सर दोस कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे कंपाउंड जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेन करते हैं, उनमें क्या रिलेशन होगा? उनमें रिलेशन होगा आइसोमर्स का। बस सिंपल सी लाइन, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, रिलेशन क्या होगा उनका? आइसोमर्स का होगा। यही कहानी यहां बोली जा रही है। अब क्या मतलब है सर इस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से? आप क्या बताना चाहते हो, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया, मेरे पास है एक ब्यूटेन, लेट सपोज एक ब्यूटेन मैंने यहां ड्रॉ की है। अगर इस ब्यूटेन का मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका हो रहा है भैया, कार्बन है 4, हाइड्रोजन यहां 3 है, यहां 2 है, यहां 2 है और यहां 3 है। मतलब जो कार्बन की संख्या है वो 4 है और हाइड्रोजन जो है भैया वो 10 है। आप काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर मैं यहां पर भी हाइड्रोजन और कार्बन को गिनूं तो भैया हाइड्रोजन यहां पर 3 3 3 1, क्योंकि भैया कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। एक वैलेंसी बिजी है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? बचे हुए फ्री वैलेंसी सिर्फ क्या होंगे? हाइड्रोजन ही होंगे। यही बात तो कहना चाह रहा हूं मैं। मतलब यहां पर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या जाता है? C4H10। तो भाई ये क्या कहना चाह रहा है? ये क्या कहना चाह रहा है, जरा ध्यान से देखो। ये तुमसे ये कहना चाह रहा है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, क्या मैं कह सकता हूं कि भैया इनमें रिलेशंस क्या होंगे? ये आइसोमर्स होंगे। ये एक दूसरे के क्या होंगे? ये एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। अच्छा, डिफरेंस क्या दिखा मुझे? सर डिफरेंस मुझे सिर्फ इतना दिखा कि हां सर उनका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, उनकी चेन लेंथ छोटी या बड़ी हो सकती है। ये 4 मेंबर्ड कार्बन चेन लेंथ है, ये 3 मेंबर्ड कार्बन चेन लेंथ है। मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ सकता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ सकता है। अच्छा, तो फिर डेफिनेशन क्या हुई सर? डेफिनेशन ऐसी हुई, दोस कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मे बी चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। हो सकता है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाए, या फिर मे बी चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां पर 3 कार्बन का एल्डिहाइड बना दूं, ध्यान से देखिएगा भाई, तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे दिख रहा है? यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां हाइड्रोजन 3 है, यहां हाइड्रोजन 2 है, यहां एक भी हाइड्रोजन नहीं होंगे। मतलब कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो रहा है C3। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 3 2 5 और 1 6, C3H6O है। और मैंने अभी क्या किया? मैंने अभी यहां पर 3 कार्बन का कीटोन बना दिया, 3 कार्बन का कीटोन बना दिया। अगर यहां पर हाइड्रोजन देखें तो 3 और 3 6, मतलब यह भी है C3H6O। मतलब सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां भी सेम है। मतलब क्या सर ये भी आइसोमर्स होंगे? बिल्कुल बेटा, ये भी क्या होंगे? ये भी क्या होंगे? ये भी आइसोमर्स होंगे। ये भी क्या होंगे? ये भी आइसोमर्स होंगे। तो फिर इसमें चेंज क्या आया सर? चेंज क्या आया सर? ये एल्डिहाइड है और दूसरा कीटोन है। मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आ सकता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आ सकता है, लेकिन सिर्फ एक चीज जो कभी भी चेंज नहीं होगी वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब बेसिक डेफिनेशन इस पूरी चीज को डिफाइन कर देती है। Those compound having same molecular formula may be change in physical properties or may be change in chemical properties, लेकिन उनमें रिलेशन क्या होगा हमेशा का? आइसोमर्स। अब वो आइसोमर्स होंगे। मतलब सोचो अगर छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर अगर मेरे पास कभी भी पूछा जाए कि भैया आइसोमर्स पहचानो, ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं या नहीं है, तो सर एक सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है सर कि यहां पर अगर मैं किसी भी क्वेश्चन में पूछूं कि भाई ये आइसोमर्स है या नहीं है, तो एक सिंपल सा लैंग्वेज है, बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप काउंट करके देखें तो भैया यहां पर C6H14 आ रहा होगा। आप आराम से काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। इनमें थोड़ा सा चेंज है, हां दिख रहा है भाई, मिथाइल की पोजीशन अलग है, जो भी होगा वो अलग है, लेकिन हां ये आइसोमर्स है या नहीं है? बिल्कुल ये आइसोमर्स है। कोई भी चीज चेक करो आप, कोई भी चीज चेक करो आप। जैसे मान लीजिए सर यहां पर मैंने एक बेंजीन बना दिया और यहां मैंने क्या किया? यहां मैंने हाइट्स इस तरीके से 4 मेंबर्ड रिंग ली और ऐसा बना दिया। भाई ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, लेकिन इनमें रिलेशन क्या है? तो अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लूं तो शायद मुझे पूरी तरीके से इनमें रिलेशन का पता लग जाएगा कि ये डिफरेंट कंपाउंड है या आइसोमर्स है।
तो भाई यहां दिख रहा है सब पे हाइड्रोजन एक 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 हाइड्रोजन होंगे, तो कार्बन है 6 मतलब C6H6 है। और अगर यहां देखें तो एक हाइड्रोजन, यहां तो 0 0 होंगे क्योंकि चारों वैलेंसी बिजी है, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन। तो क्या ये भी 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन C6H6 है। देखिए आप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पर क्या है, ये आइसोमर्स है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा ये आइसोमर्स है। तो एक बेसिक से पार्ट को अपन ने, इंट्रोडक्शन के पार्ट को समझा कि पूरी तरीके से क्या इंट्रोडक्शन ये देता है। तो अब बताओ क्या ये आपको आइसोमर्स पहचानना अब बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट आता है कि सर आपने आइसोमर्स पहचानना सिखा दिया, ठीक है मानता हूं सर, लेकिन सर मुझे एक डाउट हो रहा है कि मुझे बहुत टाइम लग रहा है ये हाइड्रोजन गिनने में, ये कार्बन गिनने में। चलो कार्बन तो तब भी मैं गिन लेता हूं सर, हाइड्रोजन गिनने में बहुत टाइम लग जाता है, इतने टाइम में तो मैं दूसरा क्वेश्चन कर लूंगा। बिल्कुल सही बात है। एक तरीका मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिससे ये हाइड्रोजन गिनने की जो टेक्निक है ना, ये खत्म हो जाएगी। ये हाइड्रोजन गिनने की जो आदत है ना, ये हट जाएगी और क्वेश्चन एकदम विद इन अ सेकेंड सॉल्व होगा, विद इन अ सेकेंड। क्या तरीका है वो, उस तरीके को समझेंगे जरा। तो आपको आइसोमर्स की बेसिक डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई है। मेरे ख्याल से ये बात सभी बच्चों को एकदम क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। क्या है वो टॉपिक, वो टॉपिक है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। समझिएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या कहता है। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसका नाम है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम DBE भी बोलते हैं, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करूं तो इसे भी शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, इसे भी हम शॉर्ट फॉर्म में DU बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो हो सकता है कि आप ये नाम कहीं पर भी देखें तो आप हो सकता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की जगह डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट देखें, बात एक ही है। अच्छा क्या मतलब है इन बातों का, अब ये समझते हैं। ये जो अनसैचुरेशन वर्ड है ना, अनसैचुरेशन वर्ड, ये अनसैचुरेशन वर्ड को समझना बहुत जरूरी है कि ये अनसैचुरेशन वर्ड आता कहां से है। अनसैचुरेशन वर्ड का क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई एक एल्केन यूनिट है, कोई एक एल्केन है, ओपन चेन एल्केन है, ठीक है। ओपन चेन एल्केन से मैंने हाइड्रोजन रिमूव किए, हाइड्रोजन एटम की बात नहीं कर रहा हूं, हाइड्रोजन गैस रिमूव किया है। हाइड्रोजन गैस रिमूव करने का मतलब होता है H2 का रिमूवल, H2 का रिमूवल। तो अब जो कंपाउंड बनेगा ना, उसमें एक अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगी, वो एक कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। तो अनसैचुरेटेड वर्ड का क्या मतलब है, अनसैचुरेटेड वर्ड का मतलब है हाइड्रोजन यूनिट का, हाइड्रोजन गैस का रिमूवल। कितने यूनिट हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है, बहुत ध्यान से समझना, इसको सिखाऊंगा शॉर्ट ट्रिक में कि कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन पहले इस वर्ड का मतलब समझो। अपन यार जेई वाले हैं भाई, अपन जेई में हर एक हद तक जाना चाहते हैं, हर एक चीज को यूं समझना चाहते हैं, माइंड में घुसाना चाहते हैं, उसी की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। तो कहता क्या है कि अगर किसी भी एक ओपन एल्केन यूनिट में हाइड्रोजन की आप कमी कर दो तो क्या हो सकता है सर, अगर मान लीजिए वो हाइड्रोजन 1-2 पोजीशन से रिमूव हो जाए तो सर अगर वो 1-2 पोजीशन से रिमूव होंगे तो उनकी फ्री वैलेंसी आपस में क्या बनाएगी सर, आपस में बॉन्ड बना लेगी सर। इसका मतलब अनसैचुरेशन एल्कीन में प्रेजेंट होती है या नहीं होती है, आप बताओ। होती है। हाइड्रोजन यूनिट की कमी से एक एल्कीन फॉर्म हो सकती है। हाइड्रोजन यूनिट की कमी से अगर ध्यान दे सकते हो तो मेरे भाई, अगर ये हाइड्रोजन यहां से निकले होते तो मेरे भाई ये एक साइक्लिक भी फॉर्म कर सकते हैं, ये एक साइक्लिक भी फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये वैलेंसी जब फ्री होगी तो ये साइक्लिक भी फॉर्म कर सकते हैं। मतलब हाइड्रोजन यूनिट की कमी से एक एल्कीन भी फॉर्म हो सकती है और एक साइक्लिक भी फॉर्म हो सकती है। तो ये अनसैचुरेशन क्या बताना चाहता है, ये अनसैचुरेशन ये बताना चाहता है कि अगर उस कार्बन में 4 कार्बन का यूनिट ये भी था, 4 कार्बन का यूनिट ये भी था, उस 4 कार्बन से अगर मैंने हाइड्रोजन को रिमूव किया है तो वो एक एल्कीन भी फॉर्म कर सकता है, एक साइक्लिक भी फॉर्म कर सकता है। सोचो अगर कंपाउंड में मुझे यह पता लग जाए कि डीयू कितनी है, तो क्या मैं यह बता सकता हूं कि इसने कितने हाइड्रोजन हटाए होंगे। अच्छा, दूसरे वाले की डीयू भी मान लो उतनी ही हो, मान लो पहले वाले की डीयू 2 है, दूसरे वाले की भी 2 है,
बोले यार कार्बन दोनों में 6-6 थे, अगर सब कुछ सही रहता, सब कुछ एल्केन रहता, तो वो 6 कार्बन के साथ हाइड्रोजन को उसी मात्रा में लाता, हाइड्रोजन को उसी मात्रा में लाता। बिल्कुल सही बात है सर, हाइड्रोजन को उसी मात्रा में लाता। अब हाइड्रोजन को उसी मात्रा में लाता तो सोचो, बराबर डीयू है, तो बराबर डीयू से हाइड्रोजन भी तो बराबर रिमूव हुए होंगे, मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी तो सेम है। समझो, फिर समझो, फिर समझो, वरना इस डीयू का मतलब नहीं समझ पाओगे, रट तो लोगे, मतलब नहीं समझ पाओगे। मतलब समझो पहले कि हम डीयू से क्यों मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को सही करवाएंगे, क्या मतलब है, डीयू क्यों निकाल रहे हैं अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, डीयू का क्या रिलेशन है बड़ा अच्छा रिलेशन है। बहुत ध्यान से सुनना, एक और एग्जांपल देता हूं। 5 कार्बन है दोनों के पास, ठीक है। उस 5 कार्बन से वो क्या बना रहे हैं मुझे नहीं पता, वो कुछ भी बना रहे हो, वो एल्कीन बना रहे हो, वो साइक्लिक बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, दोनों के पास 5-5 कार्बन है। और मुझे हाइड्रोजन गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन ही गिनना था तो फिर पहले गिन लेते। दोनों के पास 5-5 कार्बन है, लेकिन दोनों के पास 2-2 डीयू है, दोनों के पास 2-2 डीयू है। तो फाइनली हाइड्रोजन में जो कमी होगी वो पहले में भी सेम होगी, दूसरे में भी सेम होगी। तो ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, सेम ही तो हो गया। मतलब मैं हाइड्रोजन नहीं काउंट करूंगा, मैं डीयू काउंट करूंगा। मैं ऐसे बोलूंगा 7 कार्बन 3 डीयू, अच्छा दूसरे वाले में भी 7 कार्बन 3 डीयू। अब वो कुछ भी बने हो, वो 3 एल्कीन बन सकते हैं, वो 3 साइक्लिक बन सकते हैं, लेकिन वो 3 डीयू ही तो है। वो 3 यूनिट हाइड्रोजन पहले से भी गए होंगे और वो 3 यूनिट हाइड्रोजन दूसरे से भी गए होंगे। मतलब अब ये डीयू मुझे सिखाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना, यही तरीका था। तो डीयू कैसे निकालते हैं, ये बहुत बेसिक सी चीज है, तो देख लीजिए। डीयू निकालने का सिंपल सा तरीका है, हमें पता है कि हाइड्रोजन यूनिट की कमी से एल्कीन बन सकती है। तो भैया अगर टोटल नंबर ऑफ एल्कीन काउंट कर लूं, मैं टोटल नंबर ऑफ एल्कीन काउंट कर लूं, बोले यार सर एल्कीन के साथ साथ साइक्लिक भी बन सकता है, तो फिर टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक भी काउंट कर लूं, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक भी काउंट कर लूं। और दोनों चीज जब काउंट कर लिया तो सर अब बताओ क्या डीयू वही तो होगी, अब बताओ डीयू वही तो होगी। मतलब अगर मैं सीधे इसकी डीयू निकालता, सीधे इसकी डीयू निकालता, तो मुझे बताओ बेटा, यहां सीधे एक पाई बॉन्ड, सीधे कितनी डीयू है, 1 डीयू है। सीधे एक साइक्लिक, कितनी डीयू है, 1 डीयू है, खत्म। बोले 4 कार्बन 1 डीयू, 4 कार्बन 1 डीयू। बोले यार चाहे कुछ भी कर लो भैया, चाहे कुछ भी बने हो, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, और ये आइसोमर्स होंगे, तो दिख रहा है। तो हाइड्रोजन यूनिट की कमी को कौन बताता है, हाइड्रोजन यूनिट की कमी को कौन बताता है, हाइड्रोजन यूनिट की कमी को डीयू या डीबीई डिफाइन करता है। अब जरा थोड़ा सा पहले वाले क्वेश्चन में आते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहीं पर देखता मैं, तो मुझे दिखता है यार 3 तो पाई बॉन्ड है, 1 साइक्लिक है, मतलब टोटल डीयू हो गई 4 डीयू हो गई, और सर 6 कार्बन है, ठीक है सर। सर यहां देखा 3 पाई बॉन्ड 1 ये, मतलब सर यहां भी 4 डीयू है और सर यहां भी 6 कार्बन है। सर तुरंत कह सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्यों हाइड्रोजन गिनूं मैं, क्यों अब हाइड्रोजन गिनूं, मतलब ये आइसोमर्स होंगे, सिंपल। सर कोई डीयू नहीं है, 6 कार्बन है। सर कितने हैं, देखिए कितने, 6 कार्बन है सर, 0 डीयू है सर। सर यहां भी कितने हैं सर, 6 कार्बन है सर, 0 डीयू है। पक्की बात है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होगा। जस्ट पहले वाले में जाओ, 4 कार्बन है 0 डीयू है, 4 कार्बन है 0 डीयू है, 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन 1 डीयू, 1 डीयू पाई बॉन्ड है ना, 1 डीयू, 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन 1 डीयू। हाइड्रोजन गिनने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ सेम हो गए, डीयू सेम हो गई, डिफरेंट एटम सेम हो गए, मतलब पक्की बात है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। कितना ही बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कितना ही बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ध्यान से देखिएगा आप, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास है, इस तरीके से मैंने बेंजीन बनाया, इस तरीके से मैंने डबल बॉन्ड ओ करके ऐसे बना दिया, ठीक। और मैंने काउंट करने को बोला कि भाई मैं अब ये बना रहा हूं, बस मुझे ये बताओ कि ये दोनों आइसोमर्स हैं या नहीं है, बस मुझे ये बताओ कि ये दोनों आइसोमर्स हैं या नहीं है। तो एक चीज समझ में आई कि सर आपने कहा था कि डिफरेंट एटम काउंट कर लो, तो सर यहां 6 और 3 9 कार्बन है, सर 1 ऑक्सीजन है, और सर 4 ये डीयू और 1 ये 5, 4 तो बेंजीन की हो गई, दिख रहा है, 1 ये 5 डीयू है सर। हाइड्रोजन मत गिनो, यहां देखा सर 6 और 3 9 कार्बन है सर, 1 ऑक्सीजन है सर,
और सर DU 4 और एक 5 DU है सर। अरे सर ये तो सब कुछ सेम आ गया। पक्की बात है सर, ये दोनों क्या होंगे? आइसोमर्स होंगे। अब ये कुछ भी बने हो, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन समझ में आ गई कि अगर मुझे आइसोमर्स बनाना है, आइसोमर्स पहचानना है, तो मैं आराम से आइसोमर्स को पहचान सकता हूं। ये क्वालिटी है इसमें, ये समझ में आता है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? एक और एग्जांपल लो। अच्छा देखें तुम लोग कितना कर पा रहे हो। जरा एक और एग्जांपल लो। ये डबल बॉन्ड, ये OH और ये OH, ठीक। यहां मैंने 4 कार्बन लिए, ये डबल बॉन्ड और ये H रख दिया, ये डबल बॉन्ड O रख दिया और ये OH रख दिया। मान लो ऐसा कुछ है। अब मैंने कहा जरा DU देखो और सब कुछ देख चेक करो, हाइड्रोजन नहीं गिनना। जब हाइड्रोजन नहीं गिन रहे हैं तो फिर सीखा क्यों है अपन ने? और मुझे बताओ ये दोनों में क्या रिलेशन है, क्या ये दोनों आइसोमर्स है या नहीं, बस इतना जानना चाहता हूं। और आइसोमर्स का सिंपल सा मतलब है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सर यहां पर 5 तो कार्बन है सर, 3 ऑक्सीजन है सर, और सर 1 2 और साइक्लिक हो गई 3 DU है सर। यहां देखा सर 1 2 3, क्यों? 1 साइक्लिक और 2 पाई बॉन्ड, 3 DU तो सर यहां भी है, 5 कार्बन सर यहां भी है, और सर 3 ऑक्सीजन यहां भी है। अरे सर सब कुछ तो सेम हो गया। पक्की बात है हाइड्रोजन की कमी क्या होगी? सेम ही होगी, क्योंकि DU सेम है। तो हाइड्रोजन की कमी क्या होगी? सेम होगी। तो जितने कार्बन थे उस पर जो हाइड्रोजन होंगे दोनों में क्या होंगे? एक जैसे होंगे। तो मैं हाइड्रोजन क्यों गिनूं मैं हाइड्रोजन? तो क्या आपको ये DU निकालना आ गया? DU निकालने का एक और तरीका है। देखो तरीका क्या है कि सर जब आपने स्ट्रक्चर बनाया तो समझ में आया कि चलो स्ट्रक्चर में हमने पाई बॉन्ड देख लिया, हमने साइक्लिक देख लिया, तो हमको समझ में आया कि सर ये स्ट्रक्चर तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन सर एक बात बताओ, जब ये स्ट्रक्चर आप बता रहे हो, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया तो DU निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। और तब इंफॉर्मेशन भी बहुत सारी पा सकते हैं। क्या मतलब है सर? मैंने कहा कि यार आपने DU निकाल लिया तो क्या आप एक आइडिया लगा सकते हो कि 2 DU है तो सर 2 एल्कीन बन सकती है, सर 2 DU है तो 2 साइक्लिक बन सकती है, सर 2 DU है तो 1 साइक्लिक 1 एल्कीन बन सकती है। मतलब आप अपने माइंड में स्ट्रक्चर्स को सोच सकते हो कि यार इस स्ट्रक्चर में अगर ऐसा ऐसा होना तो ये सही बैठेगा इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से DU निकालना, वहां तो कोई पाई बॉन्ड दिख ही नहीं रहा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिख रहा होगा। तो ऐसी चीजों के लिए DU के लिए क्या किया गया? ऐसी चीजों के लिए एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया। क्या केस था वो केस ये था बेटा, व्हेन अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो तो DU या फिर DBE का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला बड़ा इजी है। वो फॉर्मूला क्या है? C+1। बहुत ध्यान से बेटा, इसको याद रखने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, देखिएगा। C+1 माइनस H+X - N डिवाइड बाई 2। फिर से देखिए, C+1 माइनस H+X - N डिवाइड बाई 2। सर C क्या है? C है सर नंबर ऑफ कार्बन। H क्या है सर? समझ में आ रहा है H क्या है? H है सर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सर X क्या है? सर X है नंबर ऑफ हैलोजन, और सर ये N क्या है? N है सर नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ये है कहने का मतलब। अगर मुझे क्लियरली सब कुछ पता है कि कौन कितने नंबर में है, तो मैं आराम से बता सकता हूं कि DU का फॉर्मूला क्या होगा। और DU अगर एक बार निकल आई तो मैं बता सकता हूं कि वो क्या क्या बन सकते हैं। यही तो, इसीलिए तो निकाल रहे हैं। तो वो सिंपल सी चीज है। C+1 हमें याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। C+1 इजी है। माइनस भी हमें याद रहेगा, H+X - N। देखो प्लस और माइनस में कंफ्यूज हो सकते हो, तो एक सिंपल सा तरीका, N फॉर नेगेटिव, N फॉर नाइट्रोजन। फिर से सुनो, N फॉर नेगेटिव, N फॉर नाइट्रोजन। अब सिंपल हो गया कि भैया नेगेटिव N पे ही आएगा, तो फिर H+X होगा। पक्की बात है, H - X नहीं होगा।
खत्म हो गया। C+1, फिर से बोलो C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइड बाई 2। एक बार फिर से बोलो C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन दूंगा, प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन दूंगा, प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान से बेटा, क्वेश्चन दूंगा, प्रैक्टिस करेंगे ध्यान से। मैंने बोला C6H12 है सर, यहां तो x नहीं है, यहां n नहीं है। नहीं है तो 0 रख देना, क्या दिक्कत है सर? ड्यू का फॉर्मूला थोड़ा सा भूल रहे हैं, फिर से याद करो, याद करो, याद करो। C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइड बाई 2। C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइड बाई 2। और अगर इसको फॉर्मूले को फाइंड करो, आंसर निकालो तो क्लियर आ जाएगा। C+1 का मतलब 7 हो गया, माइनस H है, ना तो x है ना n है, H/2 मतलब 6, 12/2 क्या होता है 6, मतलब ड्यू कितनी आ गई 1 आ गई। मतलब यहां से इंफॉर्मेशन क्या निकल के आई, यहां से इंफॉर्मेशन क्या निकल के आई, यहां से इंफॉर्मेशन निकल के आई कि ये साइक्लिक भी बन सकता है और ये एल्कीन भी बन सकता है। सर क्या ये साइक्लिक के साथ साथ एल्कीन बन सकता है? नहीं, क्योंकि अगर साइक्लिक के साथ साथ एल्कीन तुम सोच रहे हो तो बेटा तुम ड्यू 2 सोच रहे हो, और 2 ड्यू तो है ही नहीं, यहां तो 1 ड्यू है, तो दिक्कत आ जाएगी नहीं आ जाएगी? डिफरेंट कंपाउंड हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये कहने का मतलब है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और पूछते हैं, एक क्वेश्चन और देखो क्या पूछता है वो। उसने बोला C5H10O है, ऑक्सीजन का यूज किया, और ऑक्सीजन इस फॉर्मूले में नहीं आता। देखो ध्यान से, ऑक्सीजन ड्यू के फॉर्मूले में नहीं आता। क्या है? C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइड बाई 2। C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइड बाई 2। जरा फाइंड करो, जरा फाइंड करो तो तुम्हें समझ में आएगा कि यहां पर C+1 का मतलब क्या हुआ, 5 + 1 हो गया 6, H/2 कितना हो गया 5, मतलब ड्यू कितनी आ गई भैया, ड्यू आ गई 1। सिंपल देखो, 5 + 6, 5 + 1 कितना हो गया 6, और यहां पे 10 डिवाइड बाई 2 मतलब 5। अच्छा एक ड्यू आ गई, मतलब सर यहां भी यार साइक्लिक भी बन सकता था और यहां भी सर एल्कीन भी बन सकती थी। सही बात है सर, साइक्लिक भी बन सकता था और एल्कीन भी बन सकती थी। अच्छा सर एक बात बताओ, उस एल्कीन का यूज अगर मैं O के साथ कर लूं तो क्या आप समझ पा रहे हो कि सर वो एल्डिहाइड भी बन सकता था और वो कीटोन भी बन सकता था। मतलब यहां से ये कितनी नॉलेज हमें देके जा रहा है। और अगर मैं साइक्लिक को इन्वॉल्व करता और ऑक्सीजन का यूज करता तो साइक्लिक में ड्यू जा चुकी है, तो ऑक्सीजन पे कभी डबल बॉन्ड नहीं लगा पाओगे। मतलब सर साइक्लिक अल्कोहल बन सकता था। और आपको याद आ रहा होगा सर, ऑक्सीजन का यूज करके बिना पाई बॉन्ड के ईथर भी बना सकते हैं। मतलब ये इंफॉर्मेशन जब आ जाती है ना तो हमें क्वेश्चन बहुत इजी लगने लगता है। मैं कहता हूं केमिस्ट्री से खेलो, केमिस्ट्री को जियो यार, जियो, जीना चाहिए। केमिस्ट्री ही तो है लाइफ। लाइफ में क्या होता है, केमिस्ट्री एक दूसरे के बीच में क्या होती है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को समझो, केमिस्ट्री को जियो, ठीक है। ये तो हो गई थोड़ी सी स्ट्रक्चर वाली बात और एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाली बात। एक मैं आपको 3D स्ट्रक्चर का ड्यू और बताना चाहता हूं, जरा सुनिएगा। 3D स्ट्रक्चर का ड्यू और बताना चाहता हूं, सुनिए क्या मतलब है। वो केस क्या आता है, व्हेन a 3D structure is given, when a 3D structure is given। अगर एक 3D स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अगर एक 3D स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो मुझे कैसे सोचना चाहिए, तो मुझे कैसे सोचना चाहिए। तो बेटा उसमें हमारे लिए क्या दिक्कत आ रही सर, ऐसा क्या है उसमें, देख लेंगे। नहीं सर देख नहीं पाएंगे सर। कैसे नहीं देख पाएंगे, सुनिएगा। आपने एक क्यूब बनाया है, आपने एक क्यूब बनाया, क्यूब, ठीक। अब क्यूब में अगर आप साइक्लिक तोड़ने वाला मेथड करने लग गए या साइक्लिक काउंट करने लग गए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी इसमें। ये 3D स्ट्रक्चर का थोड़ी बात होती है तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहां पर चीजें हमें दिख नहीं रही है प्रॉपर, हमें समझ नहीं आ रहा कितने कार्बन है कितने क्या, हमें नहीं समझ में आ रहा। क्यूब बोल के थोड़ा बहुत आइडिया देता है। तो ऐसी चीजों के लिए एक तगड़ा हीरो वाला मेथड बताता हूं मैं आपको, हीरो मेथड। हीरो मेथड बोलूंगा मैं इसको, ठीक है। क्यों बोलूंगा हीरो मेथड, इसका मतलब है भैया हीरो मेथड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा ब्रेकिंग वाला मेथड है, एकदम तोड़ फोड़ वाला मेथड है। सुनिएगा, अगर मुझे ये रूम है, मान लीजिए ये रूम है, इस रूम के अंदर आकर मैं साइक्लिक के बारे में बता सकता हूं।
रूम के बाहर से तो मुझे कोई एक ही सरफेस दिख रहा होगा। अरे भूत थोड़ी हो यार तुम लोग, इंसान हो ना भाई। इंसानों के पास इतनी पावर नहीं होती वो दरवाजे के बाहर से अंदर देख लेगा अंदर क्या हो रहा है। अगर देख पाते तो पता नहीं माहौल अलग ही होता। समझ रहे हो? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास रूम के अंदर क्या है, रूम के अंदर कितनी स्ट्रक्चर है, कितनी साइक्लिक है, अगर यह पता करना है तो मुझे रूम के अंदर जाना पड़ेगा। और रूम के अंदर जाना पड़ेगा मतलब रूम का एक दरवाजा या एक साइड तोड़नी पड़ेगी हिट करके। हीरो वाला मेथड, हीरो की तरह करना होगा। सीआईडी देखा है सीआईडी? तो दया उसमें क्या करता है, दया दरवाजा तोड़ दो, तोड़ने के लिए रखते हैं उसको बस, और उसका कोई काम नहीं था वहां पर। तो हीरो वाला मेथड कहता है कि दया दरवाजा तोड़ दो, तो दया पहले दरवाजा तोड़ेगा तभी तो अंदर जाएगा। अच्छा, प्रॉब्लम क्या हुई कि दरवाजा तोड़ तो दिया, अब देखने वाले के लिए वो दरवाजा तो गायब हो चुका है, वो दरवाजा अब साइक्लिक थोड़ी रहा, वो तो टूट चुकी है। उसको क्यों काउंट करेंगे भाई, वो तो टूट चुकी है। उसको जो दिखाओगे अब वो गिनना शुरू करेगा, उसको जो दिखाओगे अब वो गिनना शुरू करेगा। ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार कहानी है ये, बहुत मजेदार कहानी है। तो ये कहता है कि भैया अगर मेरे पास, मुझे बोला गया कि यार कमरे के ड्यू बताना है, क्यूब है कमरा, ड्यू बताना है, तो मुझे कमरे के अंदर आना पड़ेगा। मैं एक साइड तोड़ के जाऊंगा अंदर। अब ध्यान से सुनना, मान लो तुमने फ्रंट वाली साइड तोड़ दी। ध्यान सुनना, कितनी साइक्लिक बच रही है, अब ध्यान सुनो। एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट, एक राइट, चार हो गई। और एक मेरे पीछे वाली, क्योंकि आप मेरे सामने से आए थे तो मेरे पीछे वाली भी एक साइक्लिक होगी। फिर से देखो, अप डाउन, लेफ्ट राइट, और मेरे बैक साइड, क्योंकि आप मेरे फ्रंट से आए थे। तो बताओ मेरे पास 5 साइक्लिक दिखेंगी कि नहीं? अप डाउन लेफ्ट राइट, 4 हो गई, एक ये 5। ड्यू कितनी हो गई भैया? 5 ड्यू। सिंपल, कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। एक और एग्जांपल दिखाता हूं, एक और एग्जांपल। तुमने रेलवे स्टेशन के बाहर तंबू लगे लोगों को देखा होगा, तंबू 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 लगाते हैं। अगर तुम्हें 3D स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है ना मेरे भाई, तो टेंशन ना लो, मैं दिखाऊंगा तुम्हें 3D स्ट्रक्चर। थोड़ा सा तंबू टेढ़ा बन गया यार, थोड़ा तंबू को सीधा बनाते हैं। ठीक है, तंबू को थोड़ा सीधा बनाते हैं। ये है तंबू। अब तंबू देखना चाहते हो, तंबू देखना चाहते हो, 3D में देखना चाहते हो, ये दोनों पॉइंट को अपनी तरफ खींच लो। देखो तंबू खड़ा हो गया, देखो देखो, अपनी तरफ खींचोगे तंबू बन जाएगा। अब तंबू कैसा है पता है? 3D दिख गया होगा भाई, जिसको दिखना अब दिख गया है। इसको उठा के अपनी तरफ खींच लो, इसको उठा के अपनी तरफ खींच लो बस। तो अब सुनो, ऐसा है तंबू, जैसे मिलिट्री कैंप होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, एक पीछे से होता है एक सामने से होता है, यही तो होता है, यही है वो। मतलब इसको हम बोल सकते हैं क्या है? टेंट है। ये क्या है? टेंट है। तंबू, तंबू है ये, तंबू। ठीक है, तंबू है, तंबू है, ऐसा बना है आगे से पीछे से। ठीक, मेरे को तंबू के अंदर नहीं पता तंबू कैसा है, मैं तो गया तंबू के अंदर, सामने वाला दरवाजा तोड़ दिया। हमको तो नहीं पता तंबू में और क्या है, सामने वाला दरवाजा मेरे लिए अब टूट चुका है। तो अब तंबू में क्या बचा देखना, 1 2, बेसमेंट जिसपे लेटे हो 3, और बैक साइड 4। कितनी ड्यू आ गई? 4। सिंपल। फिर से देखो, तंबू में गए, सामने से तो गए हो, सामने ही से तो गए हो, तो सामने वाला आपके लिए टूट चुका है, सामने वाला आपके लिए टूट चुका है, सही बात है। तो अब क्या बचा? 1 साइड, 2 साइड, बैक 3, और नीचे वाली 4। अच्छा, मान लो तुमने कहा सर ये वाला थोड़ा मेरे को टफ लग रहा है, तो देखो क्यूब में कितने कार्बन होते हैं? 8। इतना तो पता है कि क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8। और सबकी 3-3 वैलेंसी है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो गया? C8H8, क्योंकि सब पे एक एक हाइड्रोजन होगा। 3 वैलेंसी बिजी है तो एक बचा, मतलब सब पे एक एक हाइड्रोजन होगा, C8H8। ड्यू का फॉर्मूला क्या था? C+1 माइनस H प्लस X माइनस N डिवाइड बाई 2। देखो कितना आ रहा? 8 + 1 9, 8 बाई 2 4। देखो आंसर कितना आ गया? 5। देखो आंसर कितना था? 5। यही कहानी है, यही कहानी है। यहां देखो, यहां देखो, बताओ कितने कार्बन है? दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, सबकी 3-3 वैलेंसी बिजी है, C6H6। देखो 6 + 1 7, 6 बाई 2 3। देखो आंसर कितना आ गया? 4। चाहे कैसे भी निकालो, चाहे हीरो वाला मेथड निकालो, और चाहो तो तुम जो मेथड तुमको बताया वो निकालो।
तो इस तरीके से अगर आप चीजों को करोगे ना तो आपको डी पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहीं पर मैं थोड़ा सा आपको एक पॉइंट और बताऊंगा इस इंफॉर्मेशन के अलावा। स्ट्रक्चर में आपको मैं एल्केन बनाना भी सिखाऊंगा। एल्केन बनाना एक और सीख लो आप, ठीक है? फिर बढ़िया इसको एंड करेंगे डेमो लेक्चर को, ठीक है? क्या कहना चाहता हूं स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन में, सुनिएगा। फिर अपन जब पढ़ेंगे मेन, जब हम क्रैश कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको फुल खुल के बताऊंगा पूरा आइसोमेरिज्म, पूरा समझेंगे फिर अपन, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो आज डेमो लेक्चर के लिए बस आप मेरा तरीका समझिए कि भाई तरीका हटके है या नहीं है, तरीका आज तक ऐसा देखा है कि नहीं है, तो आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन। अच्छा, अगर मैं एल्केन की बात करता हूं तो भाई एल्केन में तो सब सिंगल बॉन्ड होते हैं। एल्केन में तो सब सिंगल बॉन्ड होते हैं, मतलब क्या जीरो ड्यू होनी चाहिए उसकी? क्या उसकी ड्यू जीरो होनी चाहिए? तो बिल्कुल सिंपल, पहली चीज तुम ड्यू ही चेक करोगे हमेशा। पहली चीज हमेशा क्या चेक करोगे? ड्यू चेक करोगे। पहली चीज हमेशा क्या चेक करोगे? ड्यू। क्या मतलब है सर? जैसे मान लीजिए सर मेरे पास C3H8 है और मैंने कहा कि इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर बताने हैं, तो क्या मैं इसकी ड्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल सर, ड्यू निकाल सकता हूं। ड्यू अब सिंपल हो गया, C+1 माइनस H प्लस X माइनस N डिवाइड बाई 2। बताओ C कितना है? 3 + 1 4 हो गया। 8 डिवाइड बाई 2 4 हो गया सर, ड्यू तो 0 हो गई। मतलब पक्की बात है ये क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। मान लो तुमसे कहता कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से एल्कीन कितनी बनेगी। अच्छा, तुम एल्कीन बनाने लग गए हो, तुम एल्कीन बनाने लग गए, बता दे इतनी एल्कीन बनेगी। बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। तो पहले ड्यू निकालना इंपॉर्टेंट है यार, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है ड्यू। आइडिया देता है, एक घर बनाने से पहले एक आइडिया है कि इतनी जमीन होनी चाहिए, इतना कमरे होंगे, तो इस तरीके से बनाना होगा। मतलब प्लानिंग बहुत जरूरी है। कमरा तो रैंडम बना ही दोगे तुम, प्लानिंग के साथ बनाओगे तो परफेक्ट घर दिखेगा, प्लानिंग के साथ बनाओगे तो परफेक्ट आंसर आएगा। मतलब एल्कीन बन सकती थी क्या? पालो पूछो, एल्कीन बन सकती थी क्या? नहीं बन सकती थी। किसी ने कहा साइक्लो एल्कीन बना सकते थे? नहीं बना सकते थे भाई, ड्यू नहीं है। सिर्फ क्या बना सकते थे? एल्कीन। अब आई बारी, 3 ही तो कार्बन है, तो 3 कार्बन की क्या चेन बन सकती है कोई? बिल्कुल 3 कार्बन की चेन बन सकती है। बोले सर अगर मान लो 2 कार्बन की बनाना चाहो तो सर 2 कार्बन की बना तो दोगे, लेकिन तीसरा कार्बन लगाओगे तो जैसे ही तुम तीसरा कार्बन लगाओगे तो तुरंत ये ऑटोमेटिकली कितने की चेन बन गई? 3 की। मतलब 2 की कोई पॉसिबिलिटी यहां पर पॉसिबल नहीं होती है। तो यहां सिर्फ और सिर्फ कितना आंसर आना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 1 आना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली ये क्या है? सेम है। तो मिनिमम कितने कार्बन की चेन हो सकती है? ये इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिली, 3 कार्बन की चेन हो सकती है। एक और क्वेश्चन देखिएगा जरा, एक और क्वेश्चन देखिएगा। मैंने दिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10। क्या मुझे ड्यू निकालनी चाहिए सबसे पहले? ठीक है, ड्यू का फॉर्मूला क्या था? C+1 5 हो गया, H प्लस X माइनस N। H तो है, X N नहीं है। 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 5। अरे सर यहां भी ड्यू कितनी है? 0 है। और 0 ड्यू में क्या बन सकता है? एल्कीन बन सकती है क्या? नहीं। एल्केन बन सकता है क्या? हाँ। तो अब क्या करना चाहिए? अब सुनो, सबसे पहले तुम लो जितने मैक्सिमम कार्बन है और मिनिमम 3 तक जरूर सोचो, क्योंकि मिनिमम 3 कार्बन की चेन तो बनती ही है। मतलब पहले तुम्हें प्लानिंग करनी है, फिर प्लॉटिंग करनी है। पहले तुम्हें प्लानिंग करनी है, फिर तुम्हें प्लॉटिंग करनी है, ध्यान से। तो जब तुम 4 कार्बन की चेन बनाओगे तो 4 कार्बन में तो यही बनेगी। बोले 4 कार्बन थे, चारों का यूज कर लिया भैया, सब कुछ सही है। बोले भाई 3 कार्बन में सोचो, पहले सोच लो 3 कार्बन का। पहले मत सोचो चौथा कहां लगाना है, नहीं, पहले सोचो 3 में क्या बनेगा। 3 में यही बनता है सर। अब बात आई चौथा कहां लगाए। तो भाई चौथा तुम किनारे नहीं लगा सकते, क्योंकि टर्मिनल पोजीशन पे जैसे ही लगाओगे तुरंत 4 में चेंज हो जाएगा। तो बोले कौन सी पोजीशन बची? बोले सिर्फ एक ही है बची। इस तरीके से सोच के लगाओगे ना, जिंदगी में कभी गलती नहीं हो सकती। और ऐसे ऐसे तरीके सिखाऊंगा मैं आपको, मैं कह रहा हूं बवाल हो जाएगा भाई साहब। आपको लगेगा ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, अब ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो। तो बताओ ड्यू निकालो जरा। ड्यू सर 5 + 1 6 हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 2 6 हो जाएगा। सर यहां भी ड्यू 0 है सर यहां एल्कीन बन सकती है? नहीं बन सकती सर। क्या करना चाहिए? आपने कहा था 5 कार्बन, मैक्सिमम से मिनिमम तक प्लानिंग करो। बोले 5 कार्बन की चेन बनानी, बोले बना दो। 5 थे, 5 की बना दी, यही तो बननी थी। बोले 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो पहले 4 कार्बन की चेन बना लो। आपने यही तो कहा, पहले 4 कार्बन की चेन बना लो। जब 4 कार्बन की चेन बना लोगे तो बचा सिर्फ 1 कार्बन। अब उस एक को टर्मिनल पे तो लगा नहीं सकते, लेकिन ये दोनों पोजीशन तो अभी भी है। अब किसी ने कहा कि जब तुम मैथिल को लगाओगे, एक कार्बन को लगाओगे, चाहे तुम यहां लगाओ तो भी वो 2 मिथिल ब्यूटेन है, चाहे तुम यहां लगाओ तो भी ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है। मतलब दोनों आइडेंटिकल है, इसका मतलब किसी एक पे ही तो लगाओगे। दोनों लगाओगे तो फिर आइडेंटिकल हो जाएंगे, रिपीट हो जाएगा स्ट्रक्चर। इन बातों का ध्यान रखते हुए बनाना है। और आपको दिखना चाहिए था
कि ये दोनों कार्बन एक जैसे हैं। कैसे? IUPAC की नंबरिंग यहां से करो तो भी 1 2 3 4 आती है, और अगर तुम नंबरिंग यहां से करो तो भी 1 2 3 4 आती है। मतलब इस बीच वाले कार्बन को बार बार 2 2 मिल रहा है और सेम नंबर मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आइडेंटिकल कार्बन है। तो किसी एक पर ही तो लगाओगे। अब तुम्हें यह भी समझ में आ गया आइडेंटिकल कैसे देखते हैं। 3 कार्बन है, पहले 3 कार्बन का सोच लो, पहले 3 कार्बन का सोच लो। अब बताओ मुझे, जब 3 कार्बन का तुमने सोच लिया है, बचे कितने कार्बन? बचे कितने कार्बन? अगर तुम ये बताओ तो बचे 2 कार्बन। सर कितने बच रहे हैं? सर 2 कार्बन बच रहे हैं। अब 2 कार्बन को मैं किनारे तो लगा नहीं सकता, मतलब मेरे पास ऑप्शन सिर्फ क्या बच रहा है? सर यहां बच रहा है। और 2 कार्बन को सर मैं एथिल के फॉर्म में भी लगा सकता हूं और मैं मैथिल के फॉर्म में, डाई मैथिल के फॉर्म में लगा सकता हूं। सर ये जब लगाया ना, तो सर ये ध्यान से देखो तो 4 कार्बन की चेन बन गई। और मुझे क्यों लगाना चाहिए था? यहां नहीं लगाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि सर अगर मैंने यहां लगा दिया तो सर इधर एक था, इधर एक था, मैं 2 लगा के लॉन्गेस्ट चेन क्यों लेके जाऊंगा? मतलब मुझे देखना चाहिए कि अगर इधर एक कार्बन है तो सब्स्टिट्यूएंट को ध्यान रखते हुए डाई मैथिल बनाना ही क्या था, बिल्कुल सही था, क्योंकि अभी भी ये 3 3 3। इस तरीके से स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं और बहुत अच्छे से बनाते हैं। तो मस्त होके आपको ये पूरी चीज समझ में आई होगी, बढ़िया समझ में आई होगी। तो आप एक क्वेश्चन करेंगे और उसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि C6H14 में आपको यह बताना है नंबर ऑफ एल्केन कितनी बनेंगी, आपको कमेंट करके बताना है भाई। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। आंसर अगर सही हुआ मतलब आपने लेक्चर अच्छे से समझा है। तो बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत आराम से करिएगा, मस्त होके करिएगा, प्लानिंग करिएगा, प्लॉटिंग करिएगा। और ये 3 महीने आपकी लाइफ के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन 3 महीनों को अच्छे से इन्वेस्ट करें, मैं अभी भी कहूंगा। बिल्कुल मत इधर उधर रखें। प्रॉपर वे में आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी यहां पर, ठीक है? प्रॉपर वे में आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे। मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग है आपके जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए कि भैया आपको कॉलेज पहुंचा के आना है, आपको कॉलेज के गेट तक छोड़ के आने की सोच है यहां पर। तो आपको पूरी तरीके से आइसोमेरिज्म से लेके जीओसी में खेलेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म में खेलेंगे, और जेईई मेंस का हर एक क्वेश्चन ऑर्गेनिक का सही करके देखेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। याद रखिए, विश्वास रखिए, संकल्प सिलेक्शन का।